नवः संस्कृताय विद्यामृतपाने छुकान सर्वान् छात्रान् दर्शकान् च सादरं नौमि इजी स्टडी के इस मंच पर। और मैं हूं पंकज गोदियाल। आप सभी मित्रों का पुनः स्वागत, अभिनंदन। मित्रों, हम चर्चा कर रहे थे सौर मंडल में पृथ्वी, उसमें भी हम चर्चा कर लिए थे खगोलीय पिंडी किसे कहते हैं, तारा किसे कहते हैं, तारामंडल किसे कहते हैं और सूर्य किसे कहते हैं। आज हम सूर्य के विषय में आगे चर्चा करेंगे। उसमें अगला बिंदु यह है कि सूर्य से पृथ्वी की दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। कोई दिक्कत नहीं है, परेशानी नहीं है। सूर्य से पृथ्वी की जो दूरी है लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। ठीक है दोस्त, यहां तो कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, लेकिन यहां परेशानी हो जाती है हमारे बहुत से दोस्तों को। कैसे में? जब परीक्षा में 15 करोड़ नहीं दिखता है तो वहां A150 यानी कि 150 मिलियन विकल्प में दिख जाता है, तब थोड़ा संशय, कंफ्यूजन उत्पन्न हो जाता है। तो दोस्त, आज से कंफ्यूज नहीं होना है। 150 मिलियन भी होगा तो वो भी सही आंसर होगा, 15 करोड़ भी होगा तो वो भी सही आंसर होगा। यदि दोनों में से एक होगा तो वो सही आंसर होगा, 15 करोड़ या 150 मिलियन। अब संक्षेप में जानते हैं ये मिलियन कैसे बनता है। वैसे तो आप लोगों को पता ही होगा कैसे बनता है मिलियन। तो दोस्त देखना, 10 लाख जब मिलते हैं तब 1 मिलियन बनता है, और 1 मिलियन को आप गुणा कर दीजिए, 15 करोड़ आपका आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। अब एक और महत्वपूर्ण तथ्य की हम बात करेंगे, वो है प्रकाश वर्ष। तो ये प्रकाश वर्ष क्या होता है, कहाँ उपयोग में आया जाता है, तो सुनना दोस्त। जो अंतरिक्ष की दूरी मापने की इकाई होती है, जो अंतरिक्ष की दूरी मापने की इकाई होती है, उसको प्रकाश वर्ष, अंग्रेजी में कहें तो लाइट ईयर कहा जाता है। अंग्रेजी में कहें तो लाइट ईयर कहा जाता है। अब एक प्रकाश वर्ष का जो मान है मेरे दोस्त, वो है 9.46 गुणा गया 10 के ऊपर 15 की घात मीटर। कितने ही व्यक्ति इसको किलोमीटर में जब कन्वर्ट कर देते हैं तो आंसर बन जाता है एक प्रकाश वर्ष का मान 9.46 गुणा गया 10 के ऊपर 12 की घात किलोमीटर। बड़ा इजी है, समझ में आ गया है। एक बेसिक चीज और यहाँ पे आ जाती है, सूर्य का जो प्रकाश है पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट और 20 सेकंड का समय लेता है। सूर्य का प्रकाश 8 मिनट 20 सेकंड का समय सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में लेता है। कोई दिक्कत नहीं, यहां तक समझ में आ गया है। अब मुझे लगता है कि सूर्य के बारे में, सूर्य के विषय में अब हम लगभग सारी चीजें जान चुके हैं। अब समय है जानने का सौरमंडल। अब टाइम है सौरमंडल को जानने का। तो दोस्त, परिभाषा को ध्यान से सुनिएगा। सूर्य, 8 ग्रह एवं अन्य खगोलीय पिंड जैसे उल्कापिंड, क्षुद्र ग्रह मिलकर सौर मंडल का निर्माण करते हैं। सौर मंडल का निर्माण करते हैं। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। सूर्य, 8 ग्रह एवं अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह, उल्कापिंड आदि मिलकर सौर मंडल का निर्माण करते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, प्रैक्टिकल और डायग्राम को देखते हुए हम इसको समझेंगे। सूर्य, 8 ग्रह यानी कि बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण एवं खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड आदि मिलकर यानी कि इनके उपग्रह, आइस के टुकड़े, धूल के टुकड़े मिलकर, ये सब मिलकर सौर मंडल का निर्माण करते हैं। अब दोस्त यहां देखते हैं एक और चीज, एक और तथ्य आ जाता है। सौरमंडल में क्या क्या और चीजें हैं सर? जो आपने परिभाषा कही उसमें आदि शब्द जोड़ा, आदि मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। ये आदि में क्या क्या आता है तो देखते हैं दोस्त। हमने कहा सूर्य एक प्लस ग्रह प्लस उनके उपग्रह, यानी जैसे कि पृथ्वी का उपग्रह क्या है? चंद्रमा, उल्कापिंड प्लस क्षुद्र ग्रह प्लस जैसे बर्फ के टुकड़े, धूल के टुकड़े, ये सब मिलकर सौर मंडल का निर्माण करते हैं। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। अब आगे देखते हैं, ये सौर मंडल की सर सीमा कहां तक है? हमारा जो सौर मंडल है वो कहां तक है? तो देखना दोस्त, वरुण के बाद हमें ये कुछ इस तरीके से, इस प्रकार से कुछ क्षुद्र ग्रह, उल्कापिंड दिखते हैं।
इस बेल्ट को कहा जाता है कॉपर बेल्ट, याद रखना, इसको कहा जाता है कॉपर बेल्ट। और अंतिम में जो हमारे सौर मंडल की सीमा का निर्धारण करती है उसको कहा जाता है ओरूट क्लाउड। ये बादल है, इसको कहा जाता है ओरूट क्लाउड। अब हम जान चुके हैं कि सौर मंडल कैसे बनता है, किन किन चीजों से मिलकर बनता है, और कौन सी चीज ओरूट क्लाउड, यानी कि ओरूट क्लाउड हमारी सौर मंडल की सीमा की अंतिम सीमा है, वह निर्धारित करती है। ठीक है दोस्त, यहां तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां एक और चीज जानने योग्य है, देखते हैं दोस्त वो कौन सी है। हमने पहले पढ़ा था कि जो सूर्य होता है वो सौर मंडल के केंद्र में स्थित होता है, सौर मंडल के केंद्र में स्थित होता है। अब हम इसको देखेंगे कैसे ये सौर मंडल के केंद्र में स्थित होता है। तो फिलहाल के लिए हम 3 ही ग्रह ले लेते हैं, ये बुध ले लिया, ये शुक्र ले लिया, ये अपनी अर्थ ले लिया, और ये अपना सूर्य है, ये अपना सूर्य है। ध्यान से देखना दोस्त, ये सौर मंडल का द्वितीय बिंदु यह है कि ग्रह सूर्य के एक निश्चित दीर्घवृत्ताकार में, एक निश्चित दीर्घवृत्ताकार में चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ग्रह सूर्य के एक निश्चित दीर्घवृत्ताकार में चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ये अब हम जान लिए। और इस दीर्घवृत्ताकार की जो पथ है, ये जो लाइन है, इसको क्या कहा जाता है? कक्षा कहा जाता है, कक्षा कहा जाता है। कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया है। तो अब हम सौर मंडल को भी जान गए हैं। अब टाइम आ गया है, अब समय आ गया है ग्रहों के विषय में जानने का, ग्रहों के विषय में जानने का। तो इसमें जो पहला पॉइंट बन जाता है ये आ जाता है, देखिएगा दोस्त, ग्रह वे होते हैं जिनके पास अपनी ऊष्मा भी नहीं होती है और प्रकाश भी नहीं होता है। ठीक है दोस्त, ये हम पहले भी जान चुके थे। और ये तारों के प्रकाश से प्रकाशित होती हैं। हमने पूर्व में समझा था ना, सूर्य भी एक तारा है, सूर्य भी एक तारा है, और सूर्य से ही अन्य ग्रहों को ऊर्जा मिलती है। अंतिम स्रोत सूर्य ही सौर मंडल का अंतिम स्रोत है ऊर्जा का, ये हमने पूर्व में पढ़ा था। अब इसको एक बार प्रैक्टिकल ही जान लेते हैं। पहला पॉइंट हमारा बना कि ना इसके पास ऊष्मा होती है और ना प्रकाश होता है। ग्रह के पास अपना कुछ नहीं होता है, ना प्रकाश ना ऊष्मा, ये तारों से प्रकाशित होती है। ठीक है दोस्त। अब दूसरा जो हमने देखा कि तारों से ही प्रकाशित होती है, एग्जाम्पल के साथ हम समझना चाह रहे थे, ये अपना सूर्य है और ये अर्थ है, ये सूर्य है और ये पृथ्वी है। ठीक है दोस्त। अब आप यहां ये बिल्कुल भी मत सोचना कि पृथ्वी के पास अपनी ऊष्मा और प्रकाश है। अगर पृथ्वी के पास अपनी ऊष्मा और प्रकाश आ गए तो दोस्त यहां पर न्यूक्लियर फिजन हो जाएगा, नाभिकीय संलयन हो जाएगा। और जब यहां पे नाभिकीय संलयन होगा तो हाइड्रोजन हीलियम के अणु परस्पर मिलकर अत्यधिक ऊर्जा का उत्सर्जन करेंगे, परिणाम स्वरूप यहाँ पे गर्म हो जाएगा, रहने योग्य नहीं होगा। तो इसीलिए हम बड़े सौभाग्यशाली हैं, पृथ्वी के पास अपनी ऊष्मा भी नहीं है और प्रकाश भी नहीं है, ये सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होती है। ठीक है दोस्त, कोई दिक्कत नहीं है। और पूरे अंतरिक्ष में पृथ्वी को गोल्डीलॉक जोन कहा जाता है, गोल्डीलॉक जोन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि अंतरिक्ष की भाषा में एक ऐसा स्थान जहां पर जीवन संभव हो उसको गोल्डीलॉक जोन कहा जाता है। ठीक है दोस्त। अब जब सूर्य से पृथ्वी को एनर्जी मिलती है तो परिणाम स्वरूप यहाँ पे मौसमी घटनाएं होती हैं, वसंत ऋतु, शरद ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, ये सारी ऋतुएं बनती हैं यहाँ पे। उसके बाद प्रकाश संश्लेषण होता है। ये सब विस्तार से हम आगे के अध्यायों में पढ़ेंगे। तो मेरे दोस्त अब आप समझ ही गए होंगे तीसरे पॉइंट को, तीसरे बिंदु को, कि ये तारों के प्रकाश से प्रकाशित होती हैं। अब चौथा पॉइंट देखिएगा दोस्त, ये एक निश्चित दीर्घवृत्ताकार में सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती हैं। ये भी हम समझ गए। ग्रह वही होगा जिसका एक अपना रास्ता होगा, निश्चित दीर्घवृत्ताकार में जो चक्कर लगा रहा हो वो ग्रह होगा। ये भी अब हम समझ गए हैं, निश्चित दीर्घवृत्ताकार में ग्रह घूमेगा।
आगे अब यहां एक और जानने वाली बात है, पहले 2006 तक हमारे सौर मंडल में प्लूटो भी एक ग्रह हुआ करता था। 2006 तक प्लूटो ग्रह हुआ करता था, लेकिन अगस्त 2006 के बाद IAU अंतर्राष्ट्रीय खगोल संगठन की एक संगोष्ठी होती है, मीटिंग होती है, उसमें प्लूटो को बौने ग्रह की श्रेणी में रखा जाता है और सौर मंडल की श्रेणी से बाहर निकाला जाता है। ठीक है दोस्त, समझ में आ गया है। अब इसको क्यों सौर मंडल के अन्य ग्रहों की श्रेणी से हटाया गया, तो देखना दोस्त, जो प्लूटो था वो वरुण की कक्षा को काटता था, यानी कि हमने जो ग्रहों की एक परिभाषा पढ़ी है, एक डेफिनेशन पढ़ी, ग्रह वह होगा जिसका एक निश्चित पथ होगा और निश्चित दीर्घवृत्ताकार में सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाएगा। लेकिन प्लूटो का अपना एक रास्ता नहीं था, वो कभी यहां से आ जाए, कभी यहां से आ जाए, कभी यहां से आ जाए, उसका एक, और वो वरुण की कक्षा भी काटता था। इसीलिए उसको अगस्त 2006 IAU की संगोष्ठी के बाद बौने ग्रहों की श्रेणी में डाला गया था। यहाँ एक महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है, केवल उस संगोष्ठी में प्लूटो को बौने ग्रह की श्रेणी में नहीं डाला गया था, एक अन्य ग्रह भी डाला गया था, उसका नाम था साइरस। लिख के बता देता हूँ, साइरस 2003 UB 313, ये एक ग्रह है। इन दोनों ग्रहों को 2006 अगस्त में बौने ग्रहों की श्रेणी में डाला गया था। और अंतिम जो बिंदु बनता है ग्रहों में, देखना दोस्त, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बृहस्पति, शनि और वरुण। आप देखिएगा इन तीनों ग्रहों में एक अलग बात है, इनमें ये छल्ले बने हुए हैं, बड़ी खूबसूरत सी बेल्ट यहाँ पे बनी हुई है जो इनको बड़ा खूबसूरत बनाती है। बृहस्पति, शनि और वरुण के चारों ओर छल्ले बने होते हैं और ये छल्ले बर्फ के टुकड़े, धूल, मिट्टी के कणों से बने होते हैं। ठीक है दोस्त, अब हम जान गए हैं। एक बार आज हम जान लेते हैं कि हमने आज क्या क्या चर्चा की है। तो दोस्त, हमने जाना कि सूर्य से जो पृथ्वी की दूरी है लगभग 15 करोड़ या 150 मिलियन है। ठीक है दोस्त, फिर हमने जाना कि एक प्रकाश वर्ष क्या होता है, अंतरिक्ष की दूरी मापने की इकाई होती है और इसका मान 9.46 गुणा गया 10 के ऊपर 15 की घात मीटर ये मान है। और यदि किलोमीटर में देखें तो 9.46 गुणा गया 10 के ऊपर 12 की घात किलोमीटर, ये प्रकाश वर्ष का, एक प्रकाश वर्ष का मान निकल के आया। फिर हमने सौर मंडल में जाना कि सौर मंडल क्या क्या होता है, किन किन चीजों से मिलकर बना होता है। तो हमने जाना कि सूर्य, 8 ग्रह एवं अन्य खगोलीय पिंड जैसे उल्का पिंड, क्षुद्र ग्रह आदि मिलकर सौर मंडल का निर्माण करते हैं। फिर हमने जाना कि ये केंद्र में स्थित होता है सूर्य और ये निश्चित दीर्घवृत्ताकार में सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं और उस पथ को कक्षा कहते हैं। फिर ग्रहों के विषय में हमने जाना, ग्रह के पास अपनी ऊष्मा भी नहीं होती है और प्रकाश भी नहीं होता है, ये एक निश्चित दीर्घवृत्ताकार में सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। 2006 अगस्त में प्लूटो को और साइरस 2003 UB 313 को भी बौने ग्रहों की श्रेणी में डाला गया था। कोई दिक्कत नहीं, यहां तक हमने जान लिया है। फिर हमने एक और चीज जानी इसमें जो हम भूल गए थे दोस्त, इसको ध्यान से देखिएगा। जो ये प्लैनेट शब्द है, इसको मैं भूल गया था, क्षम्यताम। जो प्लैनेट शब्द है वो ग्रीक भाषा के प्लैनेटाइज शब्द से बनकर प्लैनेट शब्द बना है। यानी कि जो प्लैनेट शब्द बना है वो ग्रीक भाषा के प्लैनेटाइज शब्द से बना हुआ है, जिसका नाम होता है, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक होता है, जिसका अर्थ होता है चारों ओर चक्कर लगाने वाला। तो ये सारी चीजें मित्रों हमने आज के अध्याय में जानी। अतः आशा है कि आप लोगों को यह सब समझ में आया होगा। बड़े सर, आप हमारे साथ अधिक से अधिक जुड़िए, संस्कृत छात्रों को जोड़िए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम, वदतु संस्कृतम। धन्यवाद।